एक्यूस्टिक न्यूरोमा। एक्यूस्टिक मतलब कि भाई हमारा कुछ हीयरिंग से रिलेटेड है, न्यूरोमा या नर्वस सेल से रिलेटेड। ओके, तो हम एक्यूस्टिक न्यूरोमा क्या होता है, मेनली 8 नर्व का ट्यूमर होता है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो होती है हमारी 8 नर्व, उसका ट्यूमर होता है और इसको हम न्यूरिलेमोमा भी कहते हैं इसे, और वेस्टिब्यूलर शोनोमा भी कहते हैं इसे। अब इसे वेस्टिबुलर शोनोमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूमर होता है इसका ओरिजिन जो होता है वो स्वॉन शेल डिराइव्ड होता है। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है एक्यूस्टिक न्यूरोमा की? बिनाइन ट्यूमर है, पहली बात ये इनकैप्सुलेटेड है और एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है 8 क्रेनियल नर्व का। माइक्रोस्कोपिकली ये स्पिंडल एलोंगेटेड स्पिंडल सेल्स विद रोड शेप्ड न्यूक्लियस दिखते हैं और ओरिजिन और ग्रोथ में वही है हमारा राइज फ्रॉम स्वॉन सेल्स ऑफ वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ कौन किसकी 8th नर्व की जो वेस्टिब्यूल पे सप्लाई करती है, उसके स्वॉन सेल से ये ट्यूमर राइज होता है। ठीक है, और ये ट्यूमर होता है एक्यूस्टिक न्यूरोमा 80% ऑफ सेरिबोपोंटाइन एंगल ट्यूमर, जो भी जैसे हमारा सेरिबेलम है, पोन्स है, मेडुला है, यहाँ पे इस एंगल पे जितने भी सेरिबोपोंटाइन एंगल पे जितने भी हमारे ट्यूमर्स होते हैं उनमें से 80% एक्यूस्टिक न्यूरोमा वाले होते हैं और 10% ऑफ ऑल ब्रेन ट्यूमर्स हमारे एक्यूस्टिक न्यूरोमा कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो छोटा सा डायग्राम है इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी जा रही है 8 नर्व। ठीक है, इसमें मेनली क्या दिखाया है ना कि जब ये धीरे धीरे ग्रोथ होती है इस ट्यूमर की, तो सबसे पहले हमारी मेनली इफेक्ट होती है, अगर इंटीरियरली इफेक्ट होगी तो फिर 5th क्रेनियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होगी और इंफीरियरली इसमें 9th और 10th क्रेनियल नर्व सबसे पहले, ये 3 जो नर्व्स है ना ये अफेक्ट होंगी अगर ये इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ठीक है, और बाकी अगर और ज़्यादा बड़ा होगा फिर काफ़ी सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती है और जैसे इसमें ये इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है और क्या होता है इसका फिर इंटरक्रेनियल टेंशन इंक्रीज़ होएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ एंड ग्रोथ। फिर हमारी क्लासिफिकेशन, अगर तो वो कन्फाइंड रहता है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल तक तो उसको एक, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा कैनालिकुलर, और फिर बाकी होते हैं हमारे जो स्मॉल होता है वो सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर तक होता है और मीडियम 4 सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो वो लार्ज ट्यूमर आ जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, अब मेनली हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स की। ठीक है, ज़्यादातर रिस्क फैक्टर में कौन से रहते हैं? 40 to 60 ईयर्स, मेल फीमेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है वो कोक्लिया और वेस्टिब्यूल पे अफेक्ट करती है, ट्यूमर हो गया है तो वो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। ठीक है, और अर्लीस्ट सिम्टम इसी के आते हैं। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम होंगे हमारे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि इसमें कोक्लिया और वेस्टिब्यूल इन्वॉल्व हैं, और टिनिटस एक लगातार आवाज़ आती रहती है इसमें, और डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच। ये 3 जो हैं सिम्टम्स, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं हमारे एक्यूस्टिक न्यूरोमा के। और फिर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, वही सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व हो जाती है 5th नर्व, और अगर 5th नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? कॉर्नियल सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, नमनेस, और फिर हमारी 7th नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है। 7th नर्व क्या करती थी? फेशियल वाली टेस्ट सेंसेशन अफेक्ट हो जाएगी और लैक्राइमेशन कम हो जाएगी, लैक्राइमल ग्लैंड को भी सप्लाई करती थी ना वो। ठीक है, फिर मतलब ये याद रखना है कि सबसे पहले 5th नर्व इन्वॉल्व होएगी, फिर 7th हो सकती है, फिर 9th और 10th हो सकती है। 9th 10th से फिर डिस्फेजिया और होर्सनेस हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा ट्यूमर बढ़ जाए तो फिर बाकी ये भी हो सकती हैं, 11th 12th 3rd 4th और 6th भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन मेनली ये 3 तो याद रखनी है। ठीक है, और फिर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? अटैक्सिया, चल नहीं पाएगा वो ढंग से, वीकनेस, नमनेस हो जाएगी आर्म्स और लेग्स की। सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट से, सेरिबेलम तो बिल्कुल पास है ना उसके ट्यूमर के, तो फिर उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहले अटैक्सिक गेट, बंदा मसल कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट उसकी हो नहीं पाती है और फिर वो ढंग से स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। इनएबिलिटी टू वॉक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, फिंगर नोज टेस्ट और नी हील टेस्ट ये तो पड़े होंगे। और फिर डिसडायडोको काइनेसिया, ये क्या होता है? इतनी बड़ी सी टर्म है, कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो फास्ट मूवमेंट होती हैं और सडन मूवमेंट होती है ना वो बंदा कर नहीं पाता,
जैसे कि क्लैपिंग होगी एकदम से वो नहीं कर पाएगा, वो स्लो स्लो मूवमेंट से होगी, ठीक है। ये सारे सेरिबुलर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वही हाइपरटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, डिप्लोपिया, ब्लरिंग ऑफ आइज हो सकती है इसकी वजह से। अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, वही सेंसरी न्यूलर आएगा उसमें। स्पीच ऑडियोमेट्री इसमें इम्पेयर्ड ही होती है, प्योर डिस्क्रिमिनेशन होगी। फिर एक टेस्ट होता है जो याद करने की चीज़ें यही दोनों हैं, एक तो बेरा टेस्ट होता है, BERA, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। नाम से ही क्लियर है कि ब्रेन स्टेम को हम इवोक करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, उससे हम इसको असेस करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही होता है, चेक ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस। ऑडिटरी एक स्टिमुलस देते हैं, उससे फिर ब्रेन स्टेम का जब रिस्पॉन्स आता है तो हम देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो वो इसमें कोई डिले नहीं होता, लेकिन अगर 0.2 मिलीसेकंड से ज़्यादा का डिले हुआ वेव 5 में, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिले हो गया भाई, ठीक है। और ये दिखता है हमारे अकोस्टिक न्यूरोमा में। और ठीक है, ठीक है। और फिर इसमें लीजन कहाँ का पता चलता है, रेट्रोकोक्लियर, कोक्लिया के बैक का लीजन डायग्नोसिस में हेल्प होती है इससे, बेरा टेस्ट से। फिर एक होता है वेस्टिब्यूलर टेस्ट। इस वेस्टिब्यूल के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इसमें ये होता है कैलोरी टेस्ट होता है। कुछ नहीं है, ये वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं इसको, कैलोरिक टेस्ट को। तो इसमें क्या करते हैं कि वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जो है वो हम हमारी ईयर ट्यूब में डाल देते हैं, और उससे फिर एक रिफ्लेक्स आता है हमारी, और एकदम से ओक्यूलर रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे अगर हम कोल्ड वाटर डालते हैं, तो हमारी आई अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर वार्म वाटर डालते हैं तो फिर सेम आई में, तो फिर सेम डायरेक्शन में हमारी आई भी एकदम से रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। नॉर्मली तो हमारा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अगर किसी को अकॉस्टिक न्यूरोमा है तो उसको या तो कम रिस्पॉन्स आएगा या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो ये दोनों मेजरली इसमें इम्पोर्टेंट थे। और बाकी MRI करते हैं हम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट के साथ, CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, और वर्टिब्रल एंजियोग्राफी भी कर लेते हैं। CSF एग्जामिनेशन में हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, और लंबर पंचर हम अवॉइड करते हैं, देते नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी और ब्रेन में भी, ठीक है। अब बात आती है हमारी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी अब वो डिपेंड करता है कि भाई उसकी अकॉस्टिक न्यूरोमा जो है, हमारा ट्यूमर की ग्रेडिंग कितनी है, कितना बड़ा छोटा है, और कहाँ पे लोकेटेड है। तो मिडल क्रेनियल फोसा से भी अप्रोच कर सकते हैं, ट्रांसलेब्रांथाइन अप्रोच भी करते हैं, ऑक्सीपिटल सब ऑक्सीपिटल अप्रोच भी हम कर सकते हैं, और कंबाइंड भी होती है एक इन दोनों की। अब ये तो होगी सर्जरी। रेडियोथेरेपी में एक पॉइंट याद रखना है कि जो हम एक्सटर्नल रेडियोग्राफी करते हैं ना नॉर्मली, वो हम इस केस में नहीं करते हैं, अकॉस्टिक न्यूरोमा के केस में। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो CNS टॉलरेंस होता है रेडिएशन से वो बहुत कम होता है। CNS की टॉलरेंस बहुत कम होती है रेडिएशन से, तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक करने के चक्कर में। तो इस वजह से हम इसमें फिर क्या प्रेफरेंस करते हैं, एक्स नाइफ होता है, या फिर गामा नाइफ भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि भाई सिर्फ ट्यूमर सेल्स के ऊपर जाके नाइफ है, ठीक है, वो ट्यूमर सेल्स के ऊपर जाके वहाँ पे ये रेडिएशंस को डाल सकते हैं, तो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो बच जाते हैं। और इसी का ये एक एडवांस वर्जन है साइबर नाइफ, ठीक है। ये रोबोटिक होता है, इसके अंदर इमेजिंग टेक्निक्स भी होती हैं, और मोर एडवांस होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है इसके कंपैरिजन में। तो ये वाला हम यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा अकॉस्टिक न्यूरोमा, छोटा सा बच्चा, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय।